मैं राजू सिंह दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पूरी तन्मयता के साथ 2023 के यूपीएससी में अपीयर होने के लिए और सक्षम होने यानी सफल होने के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी क्रम में दृष्टि आईएएस की तरफ से यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स बैच के लिए जीएस का एक कोर्स 28 अक्टूबर से लॉन्च हो रहा है। आप सब इसमें भाग लीजिए। काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई होगी और जो इस कोर्स की खासियत है वो मैं बताता हूं कि 8 क्विक बुक्स आपको दिए जाएंगे। ये किताबें बड़े ही शोध के साथ यूपीएससी की परीक्षा के डिमांड के अनुसार बनाई गई हैं। आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक किताब ही पर्याप्त होगा जिससे कि आपको पूरी तरह से इकोनॉमी हो या ज्योग्राफी हो या जो भी पोर्शन है सारा कुछ आप कंप्लीट कर सकते हैं, साथ में टीचिंग के साथ। दूसरी चीज 6 टेस्ट बुक दिया जाता है जिसमें कि आप खुद से अभ्यास करेंगे और 25 टेस्ट ऑल इंडिया स्तर पर आयोजित होता है जिसमें आप भाग लेकर के अपनी कमियों को जान सकेंगे, अपने अंदर सुधार ला सकेंगे, परीक्षा का जो दबाव होता है उसको आप समाधान कर पाएंगे ताकि रियल परीक्षा में जब आप बैठें तो उस समय आपको कोई दबाव महसूस ना हो। साथ में जूम ऐप के माध्यम से शिक्षकगण आप सबसे संवाद स्थापित करेंगे और जो एकेडमिक टीम है वो आपकी सारी शंका का समाधान करती रहेंगी समय के साथ। तो ये सब खासियत है इस कोर्स का। आज के सेशन में जो मैं बात करने वाला हूं वो विशेष रूप से ये है या ये बताने जा रहा हूं कि विद्यार्थी पढ़ाई तो करते हैं, विषय का ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि परीक्षा हाल में जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से 2 तो वह हल कर लेते हैं कि हाँ ये 2 नहीं है, लेकिन लास्ट के 2 जो बच जाते हैं उसमें उनका कंफ्यूजन बना रहता है और अंत में वो क्या करते हैं कि तुक्का लगा देते हैं और तुक्का आप समझिए कि ज्यादातर गलत ही होता है जो आपके अर्जित अंक में भी कटौती कर देता है। ये जो अंतिम के 2 जिसमें आपको डाउट क्रिएट होता है उसमें तुक्का लगाने की जरूरत ना पड़े, ऐसी तैयारी हो, वो क्लैरिटी से आती है। ज्ञान तो ठीक है लेकिन जब ज्ञान सुस्पष्ट होता है तो वो अंतिम के 2 ऑप्शंस भी क्लियर होते हैं जिसमें आप आंसर कर पाएंगे। कुछ इसी तरीके का आज का सेशन में हम आपको सिखाने वाले हैं। जैसे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जिन टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया जाता है जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ढेर सारे टर्मिनोलॉजी का उपयोग होता है। आप उन सबको पढ़ तो जरूर लेते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी दूसरे टर्मों से डिफरेंस क्रिएट करने की बात आती है वहीं पर कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो आज के सेशन में मैं यही कंफ्यूजन कैसे दूर हो, कैसे बहुत अच्छे से क्लैरिटी आए, इसी को सिखाने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसे लिखा है बैंक रेट वर्सेस रेपो रेट, दोनों को आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन दोनों के बीच अंतर क्या है उससे काफी स्पष्टता आएगी। तो मैं एक तरफ बैंक रेट को रख रहा हूं और दूसरी तरफ रेपो रेट को रख रहा हूं। पहले हम दोनों को परिभाषित करते हैं और फिर उसके बाद
अंतर स्पष्ट करते हैं, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन ये रहती है सर कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बैंक रेट पर भी उधार देती है और रेपो रेट पर भी उधार देती है। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है, ये आपके मन का प्रश्न रहता है हमेशा से। ठीक है, तो देखिए, पहले मैं इसको परिभाषा करता हूं और वहीं से दोनों का अंतर करना शुरू करूंगा। बैंक रेट के लिए मैं लिख रहा हूं केंद्रीय बैंक हमारे देश के संदर्भ में आरबीआई केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए बिना किसी प्रतिभूति के बिना किसी शर्त के जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराती है उसे बैंक दर कहते हैं। ठीक है, यहां पर हमने एक ही परिभाषा लिखी है जिसमें कई चीजें पिरो कर लिखी है। सिंपली आप पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर ऋण देती है उसको हम बैंक दर कहते हैं। ये तो अधूरा हो गया, पूर्णता कैसे आएगी? कैसा होता है? दीर्घकालिक, लंबे अवधि के। दूसरा, यह ऋण लेने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास कोई प्रतिभूति, जमानत, कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता है। अभी आपके मन पे प्रश्न चल रहा होगा, प्रतिभूति क्या है? कहने का मतलब कि जो सरकार की प्रतिभूति होती है, जो सरकार जारी करती है, जिसको जीसेक कहा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है, ट्रेजरी बिल हो सकता है, इन चीजों को जमानत पर रख करके ऋण लिए जाते हैं। लेकिन जब बैंक दर पर ऋण लेना होता है तो वाणिज्यिक बैंकों को यह सब जमानत पर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तीसरी चीज, इसमें कोई इस तरीके का कंडीशन अप्लाई नहीं है, शर्त नहीं है कि आज बेचा कल खरीद लेंगे, कल वापस कर देंगे, ऐसी कोई शर्त नहीं रहती है। तो तीन बातें हम एडिशनल इसमें आपको बताए हैं इसके उसमें। अब यही चीजें, तीन बातें रेपो रेट में नहीं होती हैं, वो दूसरी होती है। क्या है? देखिए, आरबीआई रेपो रेट पर भी वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है और यहां पर भी उधार देती है। लेकिन यहां उधार का सिस्टम क्या था वो आपने देखा। अब यहां क्या सिस्टम है जरा वो भी देखिए। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए प्रतिभूति लेकर शर्तों के अधीन जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराती है उसे रेपो दर कहते हैं। तो दोनों में चीजें एकदम बिल्कुल अलग हो गई हैं।
रेपो में बैंक को जब ऋण की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई से ऋण लेती है, लेकिन प्रतिभूति दे कर लेती है। इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, सिस्टम कैसा होता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से, ताकि आपको आसानी से लोकेट कर सके। तो देखिए, यहां पर मैं दिखाता हूं, ये आरबीआई है और ये बैंक है, ठीक। और उसी के साथ एक चीज और दिखाना चाहता हूं कि कब रेपो की जरूरत पड़ती है। जैसे माना कि यह एक स्टैंडर्ड स्तर है तरलता की, तरलता मतलब कैश, नगदी, जो बैंक के पास उतना पैसा होना चाहिए, ठीक है, फंड उतना होना चाहिए। अगर उतने से कम पैसा है, यानी बैंक को और ऋण की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में जब इस मानक स्तर से अगर कम पैसा होगा तो बैंक ऋण लेना चाहेगी आरबीआई से, और रेपो के अंतर्गत ऋण लेती है, और उस पर जो ब्याज दिया जाता है उसको हम रेपो रेट अप्लाई कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। अगर मान लीजिए कि इस मानक स्तर से अधिक पैसा है बैंक के पास, तो बैंक चाहे तो यह पैसा आरबीआई को ऋण के रूप में दे सकती है। पार्क करना भी कहते हैं, आरबीआई के पास जमा करना भी कहते हैं। तो वहां पर जो टर्म यूज होता था आजकल, रिवर्स रेपो, उल्टा रेपो। रेपो में अगर बैंक के पास कम पैसा है तो ऋण लेना चाहेगी, और अगर अधिक पैसा है तो ऋण देना चाहेगी आरबीआई को, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये एलएएफ के अंतर्गत समझा जाता है। एलएएफ का मतलब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा, तरलता समायोजन सुविधा, ठीक है। मैं यहीं पर कहीं लिख देता हूं, तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो रिवर्स रेपो का उपयोग हो रहा था, ठीक है। यहां पर थोड़ा रिवर्स रेपो के साथ कुछ बदलाव हुआ है, वो भी टॉपिक मैं लूंगा और कवर करूंगा, सभी का अंतर दिखाना शुरू करूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि रेपो में क्या होता है वो देखिए। बैंक के पास यह प्रतिभूति है, गवर्नमेंट की प्रतिभूति, जी-सेक बोलते हैं इसको हम। ये ट्रेजरी बिल हो सकता है या गवर्नमेंट का बॉन्ड हो सकता है। ये सर ट्रेजरी बिल कहिए, गवर्नमेंट बॉन्ड कहिए, सब क्या होता है? यह ऋण लेने का एक माध्यम होता है। सरकार एक सर्टिफाइड पेपर्स इशू करती है, जिसको दे करके उसके बदले में पैसे प्राप्त करती है। तो चूंकि सरकार द्वारा जारी किया गया है, मान्यता प्राप्त है, इसका उपयोग आगे हम, यानी बैंक जो है आरबीआई के पास गिरवी रख करके ऋण ले सकती है। वैसे वर्ड बेचना उपयोग किया जाता है। तो देखिए, बैंक क्या करती है रेपो के अंदर, यह सरकारी प्रतिभूति बेचकर और यहां से पैसे प्राप्त करती है। इस शर्त के साथ बेचना कि फिर कल खरीद लेंगे, और फिर ये कल खरीद लिया और पैसा वापस कर दिया। तो यह ओवरनाइट का मतलब होता है रात भर के लिए, ठीक है। ये आप समझिए कि शाम को 5 बजे से लेकर के और रात्रि के 11:59 के बीच बैंक इसको लेती है और दूसरे दिन वापस करती है, ठीक है, रेपो के अंतर्गत। तो हमने लिखा कि केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए प्रतिभूति लेकर, ठीक है, सिक्योरिटी के बेसिस पर, शर्तों के अधीन, यानी कल आपको वापस करना होगा, या बैंक कह रहा है कि शर्त के साथ बेचना कि फिर कल खरीद लेंगे, शर्त लगी हुई है। यहां कोई ऐसी शर्त नहीं थी। जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराती है उसे रेपो दर कहते हैं, और यह था बैंक रेट कहते हैं। तो आपके मन का एक प्रश्न हल हो गया होगा कि सर बैंक रेट पर भी तो बैंक आरबीआई लोन देती है और रेपो रेट पर भी देती है, फिर दोनों में अंतर क्या है? एक बात,
तो ये आपने देखा कि रेपो रेट, और आजकल रेपो रेट को प्रमुख पॉलिसी रेट कहा जाता है। प्रमुख पॉलिसी नीतिगत दर, पॉलिसी रेट कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? बार बार सर सुनने को मिलता है कि रेपो प्रमुख पॉलिसी दर है। इसका मतलब क्या होगा? इसका क्या अर्थ है? देखिएगा, यहां पर मैं आजकल जो रेट चल रहे हैं, पॉलिसी रेट, ठीक है, उन सबको हम इकट्ठे लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे और उसमें किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो भी पता हो जाएगा। देखिएगा, यहां मैंने लिखा रेपो रेट। आपको यहां लिख देता हूं कि ये 30 सितंबर 2022 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जो निर्णय किया गया उसके अनुसार है। 30 सितंबर 2022। आप कभी गूगल में सर्च करना चाहेंगे तो कई बार क्या होता है कि पुरानी चीजें भी दिख जाती है, तो कंफ्यूजन होता है। अगर चेक करना ही होगा तो आप 30 सितंबर, जो सबसे लेटेस्ट मौद्रिक नीति समिति ने जो अपना निर्णय सुनाया है, वो 30 सितंबर 2022 का है। ठीक है, तो 30 सितंबर 2022 या 30 सितंबर रेपो रेट ऐसा डालेंगे तो आपको आ जाएगा। अदरवाइज केवल आप डालेंगे पॉलिसी रेट तो पता नहीं क्या क्या आएगा। ठीक है, चलिए, तो रेपो रेट इस समय कितना है? 5.90% होता है। ये 5.90 पिछले मतलब मई से लेकर के आप समझिए कि 4 बार आरबीआई ने रेपो रेट की दर को बढ़ाया है, और टोटल कितना बढ़ाया है? 1.90%। ठीक है, 4 बार बढ़ाया है। एक बार 0.4 बढ़ाया था और बाकी 3 बार 0.5। ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट कहते हैं, बढ़ाया गया है। तो ये रेपो रेट है। पहले यहां पर अगर हमको लिखना होता तो मैं लिखता रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, लेकिन और ये था 3.35। लेकिन अभी क्या हुआ है? 8 अप्रैल, थोड़ा डेट पता रहेगा तो आपको ये पता रहेगा कि कब से चीजें बदली हैं। 2022 रिवर्स रेपो रेट के स्थान पर एक नई चीज समझिए, एसडीएफ कहते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अभी मैं खुद डिटेल से भी पढ़ाऊंगा, यहां तो केवल अंक लिख रहा हूं कि कितना कितना परसेंट वर्तमान में है। तो रिवर्स रेपो के स्थान पर 8 अप्रैल 2022 से एसडीएफ का सिस्टम लाया गया। एसडीएफ रेट कहिए, ये इस समय इससे 0.25 कम होगा, तो यानी 5.65%। इससे कितना कम है? 0.25। और ऊपर देखेंगे तो एमएसएफ आर लिखा हूं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। क्या होता है अभी बताता हूं, केवल रेट लिख लेने दीजिए। ये थोड़ा 0.25 ज्यादा होगा, तो कितना होगा? 6.15%। ये 0.25 ज्यादा होगा और ये 0.25 कम होगा। और बैंक रेट कितना है? तो जितना एमएसएफआर होता है उतना ही बैंक रेट होता है। तो बैंक रेट इज इक्वल टू, मैं लिख दिया एमएसएफआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना है? 6.15% है। तो रेपो से ये दोनों 0.25 ज्यादा और ये 0.25 कम। दूसरे दर क्या है? टीआरआर, ये है 4.5। पीछे ये 4% था, लेकिन इसको बढ़ा करके भी 4.5 किया गया है। इस समय वर्तमान में 4.5 है। और ये है एसएलआर, ये है इस समय 18%। ठीक है,
तो ये रेट एक बार आपको रटा रहे। और यहां मैं तारीख लिख दिया हूं 30 सितंबर 2022। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी आएगी और आरबीआई इसमें चेंज कर सकती है, तो समय समय पर जो भी बदलाव हो आप नजर पर रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम बताना ये चाह रहे थे कि रेपो रेट 5.90 है वर्तमान में, और इसी को प्रमुख पॉलिसी रेट कहते हैं। आरबीआई इसमें बदलाव करती है और ऑटोमेटिक बाकी अन्य चीजों में भी बदलाव हो जाता है, जैसा कि एमएसएफआर थोड़ा उससे ज्यादा और बैंक रेट भी उससे ज्यादा होता है, जबकि एसडीएफ उससे कम होगा। ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं रेपो रेट बनाम रिवर्स रेपो रेट। थोड़ा इसको मैं पहले भी बता दिया आपको, लेकिन एक बार दोबारा बताता हूं कि LAF तरलता समायोजन सुविधा, ठीक है, सन 2000 से इसको शुरू किया गया था। सन 2000 से इसको शुरू किया गया है, तरलता समायोजन सुविधा। यानी बैंकों के पास तरलता को समायोजित किया जाए। कहने का मतलब कि अगर बैंक के पास फंड की कमी है तो वह ऋण ले सके, अगर अधिक है तो वह ऋण आरबीआई को दे सके, यानी उसके पास अपना पैसा पार्क कर दे, जमा कर दे। तो उसी के अंतर्गत एक मानक मान लिया गया कि इतना पैसा बैंक के पास होना चाहिए। अगर उससे कम है तो रेपो के अंतर्गत रेपो रेट पर बैंक आरबीआई से उधार ले सकती है। ठीक है, यही चीज हमने पीछे पढ़ाया। और अगर इस मानक स्तर से ज्यादा पैसा है तो रिवर्स रेपो के अंतर्गत, उल्टा रेपो के अंतर्गत बैंक क्या करती, आरबीआई तब प्रतिभूति देती। कैसे देखेंगे, जो हमने अभी पढ़ाया था आपको वो देखिए। ये आरबीआई है और ये बैंक है। बैंकों में पैसा जमा हुआ। अब इस ज्यादा पैसा है अगर, तो बैंक चाहेगी कि आरबीआई में डाल दे, लेकिन आरबीआई को इसके बदले में प्रतिभूति देना पड़ता था। प्रतिभूति देना पड़ता था, और इसको मैं लिख रहा हूं नगद, कैश दे दिया आरबीआई के पास और प्रतिभूति यहां से ले लिया गया। इस पर आरबीआई जो इनको इंटरेस्ट पे करती उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता था, जो कि रेपो रेट से थोड़ी कम होती थी। यानी बैंक ब्याज ज्यादा देंगे आरबीआई को और आरबीआई बैंक को कम ब्याज देंगे। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता था। ठीक है, लेकिन इसमें प्रतिभूति देनी पड़ती थी। अभी क्या हुआ कि इस रिवर्स रेपो रेट के स्थान पर एसडीएफ लेकर के आए हैं। ये क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, अस्थाई जमा सुविधा। कब से आया, 8 अप्रैल 2022 से। ठीक है, एसडीएफ किसके स्थान पर, रिवर्स रेपो रेट के स्थान पर। सवाल मन में है कि लाने के पीछे, ये नई चीज लाने के पीछे क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या है। तो पूरी कहानी समझिएगा, थोड़ा सीक्वेंस से बताऊंगा तो ज्यादा आपको लोकेट करेगा माइंड में। ये एसडीएफ जो है जरूर इस समय यहां पर इस रूप में लागू किया गया है, तो मैं कह रहा हूं कि पहली बार इसमें लागू किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 2018 में जो हमारा फाइनेंस बिल होता है, वित्त विधेयक 2018 में जब बजट आया तो उसके अंतर्गत इसकी पहली बार चर्चा की गई थी। यह है क्या, अगर बैंक को
बैंक से पैसा लिया जाए आरबीआई द्वारा तो बदले में कोई प्रतिभूति नहीं देगी, कोई प्रतिभूति नहीं देगी। बिना प्रतिभूति दिए ही बैंकों से पैसा प्राप्त कर सकती है। ठीक है, इसलिए लाया गया कि 2016 में 9 नवंबर 2016 से को प्रभावी हुआ था डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। 1000 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट के मामले में विमुद्रीकरण लागू हुआ, यानी वह नोट अब प्रचलन में नहीं रहेगा। ठीक है, जनता उस पैसे को बैंक में जमा कर दे, वह वैल्यू बनी रहेगी। ठीक है, वह वैल्यू बनी रहेगी, उतनी वैल्यू वो चाहे तो किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर लें या किसी दूसरे डिनोमिनेशन मूल्य वर्ग, 100 का नोट, 200 का नोट, ठीक है, बाद में 2000 का आ गया, वो अपना फंड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो 1000 और 500 रुपए का जो नोट था वो जो है प्रचलन से बाहर कर दिया गया। जो बैंक में हम सब लोगों ने जमा किया, बैंक उठा करके उसको आरबीआई को दे दी। लेकिन अब उतने पैसे अगर बैंक ने आरबीआई को दिया है तो उतना प्रतिभूति आरबीआई बैंक को कैसे दे सकती है। यही वजह था कि 2018 में यह प्रावधान बनाया गया था, लेकिन वह पर्टिकुलर उस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। और वर्तमान में क्या किया गया है और क्यों किया गया है? वर्तमान में यह हुआ कि कोविड के दरमियान, कोविड-19 आया, आप देख रहे हैं 2020 में नेशनल लॉकडाउन, फिर बाद में सेकेंड वेव आया, उसमें रीजनल लॉकडाउन, यानी कहने का मतलब अर्थव्यवस्था काफी गिरावट की स्थिति में थी। और इसको संभालने के लिए आरबीआई के द्वारा यह प्रयास किया गया कि अत्यंत सस्ते ब्याज दर पर और बड़े मात्रा में बैंकों को फंड दिया जाए, ताकि बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे रिलीज करें, छोड़ें, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद मिल सके। यानी बहुत सारा पैसा आरबीआई की तरफ से बैंकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में छोड़ दिया गया। उसके बाद कोविड का दौर खत्म होता है और डिमांड बढ़ने लगती है, लेकिन सप्लाई बाधित हो जाती है, आपूर्ति बाधित रहती है, क्योंकि यह ग्लोबल चैलेंज था, वैश्विक स्तर पर समस्या उत्पन्न हुई थी और विश्व के स्तर पर आपूर्ति में काफी व्यवधान हुआ। जब इकोनॉमी आगे बढ़ने लगी तो पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ी और इसका भी रेट काफी बढ़ गया। विदेशों से जो चीजें हम लोग आयात करते हैं वो काफी महंगी आ रही है। इन सब का नतीजा था कि देश में महंगाई का असर काफी तेजी से बढ़ने लगा। अब महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अब आरबीआई के पास एक ऑप्शन था कि वह क्या करे, ये जो पैसे बाजार में छोड़े गए हैं, यानी बैंकों को दिए गए हैं, उसको फिर से वापस लिया जाए। अगर वापस लेते हैं रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत, तो आपको पहले से नियम पता है कि रिवर्स रेपो रेट में जब ये पैसा यहां जाएगा तो बदले में आरबीआई को प्रतिभूति देनी पड़ेगी। अब उतने पैसे को अवशोषित करने के लिए कहां से इतनी प्रतिभूति दिया जाए, यही वजह था कि 8 अप्रैल 2022 को एसडीएफ को रिवर्स रेपो रेट के स्थान पर लाया गया। यानी कि अब आरबीआई यहां से पैसे ले सकती है, बदले में उनको कोई प्रतिभूति नहीं देनी पड़ेगी, और उसी का रेट रखा गया है रेपो रेट से 0.25 कम रखा गया है। तो अब आपको मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा कि यह अस्थाई जमा सुविधा का प्रावधान किस उद्देश्य से लाया गया। बैंकों से तरलता अवशोषित करना है, तरलता माने कैश, नकदी, ठीक है, अवशोषित करना है, लेकिन बदले में प्रतिभूति देना संभव नहीं होगा। इसीलिए एक ऐसा प्रावधान दे दिया गया कि बिना प्रतिभूति दिए भी आरबीआई बैंकों से तरलता अवशोषित कर सकती है। ठीक है, तो यही इसका पर्पस था एसडीएफ लाने का। अब देखिए, तो रेपो रेट बनाम रिवर्स रेपो रेट तो पहले चल रहा था, लेकिन अब इसका दौर खत्म हो गया है रिवर्स रेपो रेट का। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि रिवर्स रेपो रेट में क्या होता था
बैंकें आरबीआई को अपना सरप्लस फंड वहां जमा करती थी। ठीक है, जब महंगाई हुआ करता था तो आरबीआई क्या करती थी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों बढ़ा देती। थोड़ा समझिएगा, महंगाई की स्थिति में, इन्फ्लेशन की स्थिति में आरबीआई रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट दोनों बढ़ा देती है। अब थोड़ा आपका अगर मन पूछ रहा हो कि दोनों बढ़ाने का क्या इंपैक्ट होता है, तो समझिए, रेपो रेट बढ़ेगा का मतलब है कि आरबीआई महंगे ब्याज दर पर बैंक को लोन दी है, तो जब महंगे दर पर दी है तो बैंक भी आगे अपना ब्याज बढ़ाकर मांगेगी, इससे ऋण का विस्तार कम होगा। ठीक है, एक पॉइंट। तो रेपो रेट बढ़ाने से बैंकों का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। दूसरा टॉपिक है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से क्या असर पड़ेगा सर? रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से आरबीआई बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देगी, तो बैंक अपना तरलता आरबीआई में ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे। जब कैश पैसा उठा के अगर आरबीआई में डाल दे क्योंकि अच्छा ब्याज मिल रहा है, तो इससे जो है कि फिर बाजार में अगर कोई महंगे दर पर भी ऋण मांग रहा है तो बैंक देने में सक्षम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने तो अपना ज्यादातर पैसा आरबीआई की तरफ डाल दिया है, क्योंकि उसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो आपने दोनों का इंपैक्ट देखा। रेपो रेट बढ़ाने से बैंक का ब्याज बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? बैंकों द्वारा अपनी तरलता आरबीआई में ज्यादा से ज्यादा पार्क की जाएगी, इसलिए बांटने के लिए धन कम उपलब्ध होगा। ठीक है, चलिए। और यही बात अगर यदि मंदी जैसी स्थिति हो सर, तो क्या होगा? तो आरबीआई क्या करती है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को दोनों को ही डाउन कर देती थी। मंदी की स्थिति में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को ही कम कर देती। अब इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा वो समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर आरबीआई बैंक को सस्ते ब्याज दर पर लोन देगी तो बैंक भी आगे अपना ब्याज दर कम करेगी, इससे लोग ज्यादा ऋण लेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में उद्योग धंधों का विस्तार होगा। तो एक पॉइंट। और रिवर्स रेपो रेट अगर कम कर दिया है तो इसका मतलब क्या होगा? बैंक अब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे आरबीआई में पैसा डालने के लिए, यानी उनके पास कैश जमा रहेगा जिसको कि वह आगे लोन बांट सकेंगे। तो रेपो रेट के कम करने से ब्याज कम होगा और रिवर्स रेपो रेट को कम करने से बैंकों के पास तरलता ज्यादा रुका रहेगा, जिससे कि वह सस्ते ब्याज दर पर ज्यादा से ज्यादा ऋण बांटने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो ये इसका उपयोग होता था, लेकिन अब रिवर्स रेपो रेट के स्थान पर क्या आ गया है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आ गई है 8 अप्रैल 2022 से। ठीक है, चलें। तो ये आपको बताया रिवर्स रेपो रेट वर्सेस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंतर्गत। ठीक है, इसी के अंतर्गत ये चर्चा हम आपसे कर रहे थे। अब लिखा है ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्सेस रेपो। ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्सेस रेपो। ठीक है, रेपो ऑपरेशन। देखिए क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत ये आरबीआई है और यहां पर भी मैं लिख रहा हूं आरबीआई। मैं 2 नंबर और 1 नंबर बनाया। ये मैं बनाया महंगाई के लिए और ये मैं बनाया मंदी के लिए। ठीक है,
जब अर्थव्यवस्था में महंगाई होती है, अर्थव्यवस्था में महंगाई होती है, तब आरबीआई क्या करती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत ये बैंक है, आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बैंकों को बेचती है, नीलाम करती है और बैंक उसको खरीदते हैं। यानी कैश पैसा आरबीआई में जाएगा और प्रतिभूति बैंक के पास आएगा। प्रतिभूति बैंक के पास आ जाएगा और कैश पैसा, अब बैंक के पास ज्यादा कैश नहीं होगा कि अर्थव्यवस्था में वह डाल सके। यह होता है। और मंदी की स्थिति में भी आरबीआई क्या करेगी? यह बैंक है, बैंकों को पैसे की जरूरत है ताकि वह अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा पैसे छोड़ सके। इसके लिए क्या करेगी? बैंकों के पास जो सरकारी प्रतिभूति रखी हुई है, इसको आरबीआई खरीदेगी और पैसा जो है कि बैंकों के पास आएगा। तो प्रतिभूति यहां से ऊपर जाएगी और कैश पैसा इधर आएगा मंदी की स्थिति में। लेकिन ये जो ऑपरेशन हो रहा है, यह लंबी अवधि क्या होता है? पहली बात सुनेंगे। फर्स्ट, इसका कंडीशन, यह दीर्घकाल के लिए होता है, दीर्घकाल के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज, शर्त नहीं, शर्त के बिना, शर्त के बिना, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन लंबी अवधि के लिए होता है। इसमें यह शर्त नहीं लगा है कि आज खरीदो कल बेचो, आज बेचो कल खरीदो, ऐसी शर्त नहीं होती है और यह दीर्घकाल के लिए होता है। जबकि रेपो के अंतर्गत होता तो यही है, लेकिन इसमें अल्पकाल के लिए होता है, अल्पकाल के लिए होता है और शर्तों के अधीन होता है, शर्तों के अधीन होता है। क्या मतलब? जैसे देखा आपने कि ओवरनाइट, रात भर के लिए, ठीक है, रात भर के लिए शर्त क्या है कि बैंक आरबीआई को यह प्रतिभूति इस शर्त के साथ बेच रही है कि कल फिर खरीद लेगी, कल फिर खरीद बेचा तो पैसा आ गया, ले लिया उधार, और कल फिर खरीदेगी तो पैसा कहां होगा? वापस चला जाएगा। तो यह शर्तों के अधीन होता है, ठीक। और शर्त यह भी होता है कि आप अपने एनडीटीएल का 1% से ज्यादा उधार नहीं ले सकते। ठीक है, एनडीटीएल का 1% से ज्यादा उधार नहीं ले सकते। अब एनडीटीएल क्या है वो मैं अभी क्लियर कर रहा हूं, 1 मिनट। तो आप देख रहे हैं कि शर्तें भी हैं, अल्पकाल के लिए हैं, जबकि ओएमओ के अंतर्गत लंबी अवधि के लिए अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई का असर है तो आरबीआई क्या करेगी? प्रतिभूति बेचकर तरलता कैश अवशोषित करती है, और अगर मंदी है तो प्रतिभूति खरीदकर तरलता प्रदान करती है, बैंक को प्रदान करती है। ठीक है, यह लंबी अवधि के होता है, दीर्घकाल के लिए। इसमें शर्त के बिना कोई शर्त नहीं होता है। तो ओएमओ और रेपो अल्पकाल के सिस्टम है और यह लंबी अवधि का है। हमने कहा कि एनडीटीएल क्या होता है, आपको मैं बताता हूं। इसकी जरूरत हर जगह पड़ती है, इस पढ़ाई में एक बेसिक चीज होती है, उसको जानना जरूरी है। तो हम अगले पेज पर एनडीटीएल थोड़ा डिफाइन करते हैं। आइए,
एनडीटीएल जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि बैंकों में जमा खाता कितने प्रकार के होते हैं, डिपॉजिट्स अकाउंट्स जमा खाता कितने प्रकार के हैं, तो उनके बारे में थोड़ा जानिए। यहां मैंने लिखा पहला पॉइंट, सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, बचत खाता जिसको कहते हैं, बचत खाता। ठीक है, इसका कैरेक्टर क्या है? इसमें हम लोग जो पैसा जमा करते हैं उस पर ब्याज मिलता है, पहली बात। साथ में हमें चेकबुक मिलता है। चेकबुक का मतलब हो गया कि आप उस चेकबुक की सहायता से किसी भी प्रकार का, जैसे आपका बीमा का प्रीमियम भरना, अपने बच्चे के स्कूल का फीस भरना या बिजली का बिल भरना, इस तरीके के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जुड़ी हुई भुगतान को आप पूरा कर सकते हैं। किसी को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, एनईएफटी के लिए भी उसकी जरूरत पड़ती है, आरटीजीएस के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए, तो ब्याज मिलता है, चेकबुक है, और कभी भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, मांग सकते हैं। आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, किसी को भुगतान कर सकते हैं, तमाम। एक दूसरा अकाउंट होता है जिसको हम करंट अकाउंट चालू खाता कहते हैं। इसमें ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज, चेकबुक मिलता है। और कभी भी अपने पैसे को आप वापस ले सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपको सेवा शुल्क देनी पड़ती है। ठीक है, मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको एनडीटीएल, देखिए उसके पहले बैकग्राउंड जरूरी होगा। और इन दोनों खातों को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। क्या मतलब सर? मांग जमा क्यों कहा जा रहा है, जरा उसको समझिए कि मांग पर बैंक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट्स, डीडी, डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, चलिए, तीसरा हम बात करेंगे, एक होता है आवर्ती खाता, इसको रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। आवर्ती खाता में आवर्ती जमा की जाती है। रेकरिंग, इसका मतलब क्या है? रेकरिंग अकाउंट्स, जैसे इसमें हमने 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से, सपोज करिए अगले 30 महीने तक हम पैसा जमा कर रहे हैं। ठीक, 30 महीना पूरा होने पर जितना मैंने पैसा जमा किया, मूलधन कहते हैं उसको, प्रिंसिपल अमाउंट्स कहते हैं, मूलधन कहते हैं, और साथ में जो ब्याज बैंक हमको देगी जोड़ करके भुगतान करेगी। प्रत्येक महीना 500 रुपये, 1,000, जो जितना इच्छा, चाहे वह 12 महीने के लिए हो, चाहे 24 महीने या 36 महीने या 60 महीने, जो भी हो। चौथा चीज है, इसको बोलते हैं सावधि जमा का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, आप देखिए एक बात कि इसको आरडी के नाम से जाना जाता है और इसको एफडी के नाम से जाना जाता है। आम बोलचाल में आप सभी लोग उपयोग करते हैं एफडी, आरडी। ठीक है, तो थोड़ा उसके बारे में भी जान लीजिए।
इसमें जो कोई भी राशि है, सपोज करिए 5,000 रुपये, आप ले जा करके इसको 5 वर्ष के लिए, ठीक है, जमा कर दिए, या 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए जमा कर दिए, 6 महीना के लिए जमा कर दिए, एक मुश्त, ठीक है, इकट्ठा, तो उसके ऊपर आपको ब्याज सहित वापस उस डेट पर मिलेगा, यानी एक निश्चित तारीख पर आपको वह रिटर्न मिलेगा। तो ये दो है। अब चूंकि एक निश्चित तारीख पर मिलेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टाइम लायबिलिटी बोलते हैं, टाइम लायबिलिटी बोलते हैं, समय दायित्व कहते हैं, समय दायित्व कहते हैं, ठीक है, टाइम लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये दो चीजें लिखी हुई हैं, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी, डिमांड डिपॉजिट और टाइम लायबिलिटी। अब यहां पर आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर आपने पीछे शुरू किया नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, और यहां तो आपने निकाल के ले आए डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी, तो आखिर इसमें अंतर क्या है? आप जानिए। अगर किसी बैंक में माना कि 110 करोड़ रुपए जमा हुआ, इन सभी खातों को मिलाकर के, ठीक, अब इस 110 करोड़ में से यह बैंक 1 अगर किसी बैंक 2 में ले जाके 10 करोड़ रुपए जमा कर दे, तो इसको क्या कहते हैं सर? इसको इंटर बैंक डिपॉजिट्स कहते हैं, अंतर बैंक जमा कहते हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट, इंटर बैंक डिपॉजिट्स बोलते हैं, अंतर बैंक जमा कहते हैं, ठीक है। यह जो है टोटल डिपॉजिट हुआ है 110 करोड़, इसमें से अंतर बैंक जमा को हम घटा देते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस डिपॉजिट माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट, यानी 110 करोड़ में से 10 करोड़ हमने घटा दी, तो कितना बचा सर? 100 करोड़। अब ये ग्रॉस में से आईवीडी को घटा दिया तो क्या निकल के आएगा? एनडी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो सकल जमा में से इंटर बैंक डिपॉजिट को घटाने के बाद हमें प्राप्त होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब जो कोई भी पढ़ाई इसमें आप पढ़ेंगे, हर जगह एनडीटीएल के सापेक्ष ही बात की जाती है। जैसे एग्जाम्पल पे देखिएगा, आगे मिलेगा भी और अभी मैं बताता हूं। जैसे बैंक को कहा जाता है कि आप कितना उधार ले सकते हो रेपो में, तो प्रश्न होता है कि 1% ले सकते हैं अपने एनडीटीएल का, 1% ले सकते अपने एनडीटीएल। कहने का मतलब कि बैंक में जितना पैसा जमा होता है उसके आधार पर ही वह उधार लेने के लिए सक्षम होगी। तो किसके सापेक्ष गणना की जाती है? एनडी प्लस टीएल के, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के, ठीक है। ये आगे देखिए, इसी तरह से सीआरआर की बात आएगी, कैश रिजर्व रेशियो की बात आएगी, तो वहां पर भी 4.5% जमा करना होता है। तो किसका 4.5%? बैंक के एनडी प्लस टीएल का, और यह प्रत्येक 14 दिन पर गिना जाता है, प्रत्येक 14 दिन पर गिना जाता है, पर फोर्टनाइट कहते हैं। एक फ्राइडे है तो यहां पर गिना गया, गणना हुई, उसके बाद अगला फ्राइडे छोड़ दीजिए और नेक्स्ट फ्राइडे को फिर। तो इस तरीके से प्रत्येक 14 दिन के बाद इसकी गणना होती है एनडीटीएल का, और उसी एनडीटीएल के सापेक्ष बैंक को सीआरआर जमा करनी पड़ती है, एसएलआर जमा करनी पड़ती है, सब कुछ, ऋण कितना ले सकते हैं, सब कुछ उसी पर तय होता है, ठीक है। देखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन बनाम ऑपरेशन ट्विस्ट,
ठीक है, अब यहां भी कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी तो वही है, और ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या होता है थोड़ा वो बताइए सर, और फिर दोनों में अंतर बता दीजिए। देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन आपने पीछे देखा, लेकिन जो ऑपरेशन ट्विस्ट होता है ये एक थोड़ी नई चीज है। सबसे पहली बार अमेरिका में 1961 में वहां का फेडरल रिजर्व बैंक इसको अप्लाई किया था। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, 1961 में वहां की फेडरल रिजर्व बैंक ने अपनाया। हमारे देश में अभी इसी कोविड के दरमियान 2020 में इसको यूज किया गया, 2021 में यूज किया गया दोबारा भी। तो ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? इसमें क्या होता है, ये आरबीआई है, इसको भी मैं दो जगह पर दिखाता हूं, 1 और 2। आरबीआई क्या करती है, बैंकों से अल्पकाल की आरबीआई क्या करती है कि बैंकों को अल्पकाल की प्रतिभूति बेचती है, ठीक। तो पैसा कहां जाएगा? आरबीआई के पास। अल्पकाल की प्रतिभूति बेचकर इनसे तरलता प्राप्त किया, कैश प्राप्त किया, ठीक है, एक फंक्शन। सेम टाइम पर पैरेलल, ठीक है, क्या करती है आरबीआई यहां पर? बैंकों से लंबी अवधि के प्रतिभूति खरीदती है और इनको लंबे समय के लिए ऋण देती है, पैसे देती है, तरलता प्रदान करती है, ऋण देती है। दोनों काम एक साथ होता है, ऑपरेशन ट्विस्ट। अब इसका थोड़ा व्यापक आयाम समझ लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। यहां पर जो पीछे हमने पढ़ाया वो स्थितिवश होता था कि अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई ने क्या किया, बैंकों को प्रतिभूति बेचकर इनकी तरलता अवशोषित कर ली। अगर मंदी है तो आरबीआई ने क्या किया कि बैंकों को की प्रतिभूति खरीद कर और तरलता प्रदान की। अलग अलग कंडीशन में हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, एक ही समय पर हो रहा है। ऑपरेशन ट्विस्ट भी ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत ही होता है, लेकिन फिर भी अंतर आप देख रहे हैं। जब महंगाई हो तब प्रतिभूति बेचकर तरलता अवशोषित करते हैं, और मंदी हो तो प्रतिभूति खरीद कर तरलता प्रदान करते हैं। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहा है। तो आपके मन में प्रश्न है, तो सर इससे असर क्या पड़ेगा? इसका असर यह पड़ेगा कि बैंकों को लंबे अवधि का ऋण प्राप्त हो जाएगा, बैंकों को लंबे अवधि का फंड उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। और इससे ब्याज तो नहीं कहते, बॉन्ड की यील्ड को कम करने में मदद मिलेगी, बॉन्ड की यील्ड को कम करने में मदद मिलेगी। यहां दो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जरा उसको समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी बार बार पूछ लेती है इसको, 2021 में भी पूछी है। समझिएगा कि बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब होता है ऋण पत्र, ऋण पत्र का मतलब होता है ऋण लेने का माध्यम, ठीक है। और ये
एक शब्द है यील्ड बोलते हैं, हिंदी में इसको हम प्रतिफल कहते हैं। सरल तरीके से बोलूं तो इसको ब्याज ही कहते हैं, लेकिन ब्याज इसलिए नहीं कहा जाता है, ब्याज फिक्स होता है, जबकि प्रतिफल क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, इसीलिए इसको यील्ड कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, और ब्याज फिक्स होता है। होता कायदे से ब्याज की कमाई ही है, लेकिन हम इसके लिए ब्याज वर्ड यूज ना करके प्रतिफल शब्द यूज करते हैं, यील्ड कहते हैं। बॉन्ड और यील्ड में विपरीत संबंध होता है। कैसे? अगर बॉन्ड का मूल्य बढ़ेगा तो यील्ड घटेगा, और दूसरी कंडीशन, अगर बॉन्ड का मूल्य घटेगा तो यील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे समझेंगे इसको? पहले देखिए, मान लीजिए कि ये कोई बैंक है या कोई भी पर्सन है, इनको ऋण चाहिए, इन्होंने एक बॉन्ड जारी की, बॉन्ड जारी की, इसका मूल्य 100 रुपया, अंकित मूल्य है 100 रुपया, और 95 रुपये पर ये निवेशकर्ता ने निवेश किया। निवेशकर्ता 95 रुपये इनको दिया, ये लौटाएंगे इनको कितना, 100 रुपये, ये लौटाएंगे इनको 100 रुपये। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर ज्यादा बॉन्ड की मांग होगी, निवेशकर्ता ज्यादा अगर बॉन्ड की मांग करेंगे, बॉन्ड खरीदना चाहेंगे, तो इस बॉन्ड की रेट बढ़ेगी। तो बॉन्ड की रेट बढ़कर क्या हो जाएगी, 96, 97। लौटाना कितना है, 100 ही। तो अब कितना लौटाना पड़ेगा, केवल 3। पहली स्थिति में 5 लौटाना पड़ता। यानी बॉन्ड का रेट, बॉन्ड का मूल्य बढ़ेगा तो जो उसमें कमाई हो रही थी वो घट जाएगी। एक बात। तो अगर यदि निवेशकर्ता ज्यादा बॉन्ड की मांग करेंगे, यानी आरबीआई ज्यादा बॉन्ड खरीदेगी, तो प्रतिफल यील्ड कम होगा, यानी कम ब्याज पर सरकार को ऋण जुटाने का अच्छा अवसर मिल जाएगा। अब दूसरा देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये बॉन्ड जारी करता, ज्यादा बॉन्ड जारी कर देगा, तो खरीदार उतना पैसा देने को तैयार नहीं होगा। तो क्या होगा, बोला कि चलो 94 में ही ले लो, 93 में ही ले लो। तो 94 में ही ले लो और 93 में ही ले लो का मतलब है कि 93 का मतलब हो गया कि 7 रुपया देना पड़ेगा इनको ब्याज, यील्ड बोलते हैं। 94 का मतलब इनको 6 रुपया देना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा किस पर। अगर बॉन्ड का डिमांड ज्यादा होगी तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी, बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे 95 से 96, 97, तो प्रतिफल क्या होगा, घट जाएगा। और अगर बॉन्ड की सप्लाई ज्यादा हो रही है तो बॉन्ड का रेट गिरेगा। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा है तो बॉन्ड का रेट गिरेगा, तो यील्ड का रेट बढ़ेगा, उस पर प्रतिफल ब्याज ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर यील्ड को घटाने के लिए ही आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट का कंसेप्ट यूज किया था, 2 बार ऑपरेशन ट्विस्ट का। तो आप देख रहे हैं ओएमओ में कभी सिचुएशन हो तो इन्फ्लेशन पर ऐसा और मंदी हो तो ऐसा, लेकिन यहां क्या हो रहा है सर, दोनों एक साथ हो रहा है। ठीक है, अल्पकाल की प्रतिभूति बेचकर बैंकों से कुछ कैश प्राप्त किया गया और उन्हीं बैंकों से दीर्घकाल की प्रतिभूति खरीदकर उनको ज्यादा कैश दिया गया, ताकि इनके पास लंबे समय का फंड ज्यादा उपलब्ध हो और सस्ते ब्याज दर पर मार्केट में यील्ड की रेट को कम या ब्याज की दर को कम करने में मदद मिले। यही पर्पस था मंदी के दरमियान। वर्तमान में तो खैर ढेर सारा सिचुएशन पलट गया है। इस समय तो महंगाई ज़्यादा होने के नाते अब ब्याज बढ़ाने पर फोकस है, तब ब्याज घटाने पर फोकस था। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ही सही क्लैरिटी आएगी, और एक बार जब क्लियर हो जाएगा तो भुलाने से भी नहीं भूलेगा। ठीक है। सतही ज्ञान में क्या होगा, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, भूल जाएगा। लेकिन अगर एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो नो डाउट जो है कि वो हमेशा के लिए, क्लैरिटी का जब लेवल आ जाता है तब नहीं भूलता है, और जब तक क्लियर नहीं रहता है तब तक भूलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, मैं आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूं, और फिर आप लोग से एक बार अपील करेंगे, 28 अक्टूबर से दृष्टि आईएएस का ये जो ऑनलाइन कोर्स यूपीएससी 2023 के लिए प्रीलिम्स बैच जीएस का जो शुरू हो रहा है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को बताएं। गांव में जो लोग आपके साथी हैं जिनको मैसेज नहीं मिल पाता है, उनको बताइए कि बैच स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम लोग एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और दृष्टि संस्था अपने गुणवत्तापूर्ण मटेरियल के साथ और अपनी टीचिंग के साथ आप सबके भविष्य की सफलता की शुभकामना देता है, और आप लोग सफल हों इसकी कामना करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम लोग ओवर करते हैं। उम्मीद करते हैं बातें आपको क्लियर हुई होगी। खैर, ये इतना ही टॉपिक नहीं है, आज का जो समय सीमा था उसके अंतर्गत इतनी बातें हुई। इसी गहराई के साथ, इसी तरीके के साथ हम आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमी का पोर्शन, और इस पूरे जीएस खंड में सभी शिक्षकगण अपने अपने मानक टीचिंग को स्थापित करेंगे और आपके लिए एक स्वर्णिम भविष्य लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।